हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल एनुअल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। इनको अच्छे से पढ़ लेंगे आप। खंड अ और खंड ब, दो खंड आपको यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, सारे जो निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो के एंड स्क्रीन पर एंड में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के पेपर जो है वो देख सकते हो। इवन जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी उसमें दिए गए हैं और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब इसमें देखिए, खंड अ दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जब कार्ल सेगन की मशहूर श्रृंखला कॉस्मोस भारत में दिखाई गई, तब कार्यक्रम प्रसारक की विनती पर प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक डॉक्टर डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर ने हर कड़ी के आरंभ में उस दिन के कार्यक्रम का सारांश जो है वो हिंदी में सुनाया। महज 5 मिनट के इस आख्यान के बारे में उन्हें अनेक श्रोताओं से प्रतिक्रिया मिली कि आपकी प्रस्तावना के बदौलत हमें कार्यक्रम समझने में सुविधा हुई। तत्पश्चात डॉक्टर नर्लिकर ने 17 कड़ियों का एक कार्यक्रम ब्रह्मांड नाम से बनाया, जो हिंदी में था और दूरदर्शन पर दिखाया गया और उन्हें असंख्य श्रोताओं ने अनुकूल प्रतिक्रिया मिली। दूसरा अनुभव रहा द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का की राष्ट्रीय सभा का, जो 1981 में गोरखपुर में आयोजित की गई थी। डॉक्टर नार्लिकर को इसमें एक सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। सोसाइटी की प्रथा के अनुसार यह व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में होने वाला था, पर जब इस व्याख्यान का समय आया, लेक्चर हॉल श्रोताओं से ठसाठस भर गया था। उसे लक्ष्य कर व्याख्यान के आयोजकों ने उनसे विनती की कि यह सब श्रोता अधिकांश हिंदी भाषी हैं। यदि आप हिंदी में बोले तो श्रोताओं को यह बहुत रोचक लगेगा। इससे पहले उन्होंने कभी भी हिंदी में 1 घंटे का भाषण नहीं दिया था, न ही वे हिंदी बोलने का अभ्यास करके आए थे। फिर भी उन्होंने यह निवेदन स्वीकार किया और डॉक्टर नालिकर कहते कि जब उन्होंने उसकी शुरुआत की, देवियों और सज्जनों, तब तालियों की गड़गड़ाहट हुई जो आज भी उनके कानों में गूंज रही है। भारतीय भाषाओं के प्रति डॉक्टर नार्लिकर का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने इन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर नार्लिकर ने किस कार्यक्रम के सारांश हिंदी में सुनाया था? तो उन्होंने किस कार्यक्रम का सारांश जो है वो हिंदी में सुनाया? तो इसका आंसर डी रहेगा, कॉस्मोस श्रृंखला का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदी प्रस्तावना के कारण दर्शकों के लिए कार्यक्रम को समझना डैश हुआ, तो क्या रहा उनके लिए? सरल हुआ। नेक्स्ट देखिए, ग है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन है, डॉक्टर नार्लिकर को 1981 में गोरखपुर में आयोजित व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। जो है कारण क्या रहेगा? डॉक्टर नार्लिकर प्रसिद्ध भारतीय भौतिकीय वैज्ञानिक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कथन ए सही है और कथन जो है आर की सही व्याख्या है। ठीक है, कारण जो दिया गया है वो उसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, घ देवियों और सज्जनों, तब तालियों की गड़गड़ाहट हुई जो आज भी उनके कानों में गूंज रही है। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, व्याख्यान के समय हॉल श्रोताओं से भरा हुआ था। सभा के अधिकांश लोग अंग्रेजी भाषी थे। ये गलत है, अंग्रेजी भाषी नहीं थे, हिंदी भाषी थे, जिसके कारण जो बोला गया था वो उनको निवेदन किया गया था हिंदी में बोलने के लिए। श्रोताओं ने हिंदी में व्याख्यान शुरू होने के कारण प्रसन्नता में ताली बजाई। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर नार्लिकर ने अनेक भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखकर विज्ञान को डैश बनाया, विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के जो है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखेंगे। आया वसंत, छाई जग में शोभा अनंत, सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया वसंत, लेकर सुगंध बह रहा पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, आज मधुर सब दिगंत, आया वसंत। ठीक है, भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कोहू तान, है सब जीवों के सुख ही प्राण, इस सुख का हो अब नहीं, अंत घर में छाए नित वसंत। तो ये आपको कविता दी गई थी। अब प्रश्नों के उत्तर करेंगे। वसंत के आने से जग में क्या परिवर्तन हुआ है? तो वसंत के आने से जग में शोभा छा गई है। ए विल बी द राइट आंसर।
वसंत के आने पर पतझड़ का अंत किस कारण से होता है? तो वसंत के आने पर पतझड़ का अंत जो है वो नई पत्तियां और फूल आने से होता है। ग दिया गया है, कथन और कारण बताना है। कथन दिया गया है, वसंत में घर आंगन सब सुंदर लगता है, तो बिल्कुल ठीक है। और कारण है, बारिश के कारण खेत सड़क मिट्टी सब धुल जाते हैं। तो देखिए ये ठीक तो है, सब धुल जाते हैं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है, इसलिए आंसर डी रहेगा। कथन ए सही है, कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार कवि चाहता है कि, कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि वसंत का अंत जो है वो कभी ना हो। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, कोयल गीत गाने लगती है, कविता की पंक्ति का क्या आशय है? किस पंक्ति का आशय है? कोयल गीत गाने लगती है, कोकिला छेड़ती कुहू तान। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए खंड ख दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। तो निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए क दिया गया है अपशब्द। अपशब्द में आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं, तो मैंने साथ में ही आंसर दिए हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसमें जो है अपशब्द में उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो पीछे लगकर वाक्यों का मीनिंग बदल देते हैं शब्द का, उनको हम जो है प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग में, यहाँ पर देखिए उपसर्ग क्या हो जाएगा? अप जो है यहाँ पर उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है? शब्द है। नियमित में प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं, तो नियमित, तो इसमें क्या है? नियम जो है वो क्या है? मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है? इत यहाँ पे प्रत्यय है। कु उपसर्ग से कोई एक शब्द बनाइए, तो आप कोई भी शब्द बना सकते हो कु लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया है कुपुत्र, एक ही शब्द बनाना था। नेक्स्ट देखिए घ पाठ दिया गया है, ता प्रत्यय से एक शब्द बनाना है। तो ता प्रत्यय से एक शब्द क्या बनेगा? मित्रता, अराजकता, अधिकता, कोई भी शब्द आप बना सकते हो। अड़ भाग दिया है, किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्द या शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4 है, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो इसमें आ जाएगा क देखिए, विद्यालय का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो विद्यालय का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो विद्यालय, विद्या का घर, यानी विद्या का आलय, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ख दिया गया है, माता और पिता विग्रहित पद का समासित पद और समास का नाम लिखिए। तो माता और पिता, तो इसको हम विग्रहित पद कैसे लिखेंगे? इस तरह से, और ये समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नवरत्न पद में समास बताइए। तो इसमें नव जो है सबसे पहले क्या है? यहाँ पे संख्या है, तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा। घ दिया गया है, उस समास का नाम लिखिए जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, तो वो कौन सा समास होता है? वो द्विगु समास होता है। अविभाव समास का एक उदाहरण देना है, तो प्रतिदिन जो है वो क्या हो जाएगा? अविभाव का जो है उदाहरण हो जाएगा प्रतिदिन, यानी हर एक दिन या प्रत्येक दिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। दानापुर में अब इतनी बाढ़ आई। ठीक है, दानापुर में कब इतनी बाढ़ आई? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उठ कर बैठो, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। यदि छुट्टी मिली तो मैं घर आऊंगा, तो इसमें संकेत दिया गया है कि यदि छुट्टी मिली तो ही मैं घर आऊंगा, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। पौधे सूख गए हैं, इसको आपको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा पौधे नहीं सूखे हैं, निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। विषम्य वाचक वाक्य का एक उदाहरण आपको देना है, तो अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ये आप दे सकते हो, या ओह बड़ा जुल्म हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अलंकार की पहचान करनी है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ख दिया गया है, मायरी व मुख की मुस्कानी, अलंकार की पहचान करिए, तो ये कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगन को देख पट देत बार बार, तो इस अलंकार, ये कौन सा अलंकार है? मंगन को देख पट देत बार बार, तो ये श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट देखिए अगला है घ, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देना है, तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अड़ है, किसी वाक्य का कोई एक शब्द अगर बार बार आए लेकिन उस एक शब्द का अर्थ 2 या 2 से अधिक निकलता हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार।
नेक्स्ट है खंड ग दिया गया है पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक से जो है प्रश्न है। प्रश्न 7 है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी जो है वो चिपकी है, गालों पर हड्डियां उभर आई हैं पर घनी मूंछों चेहरों से भरा भरा बतलाती हैं। जो पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद जो है वो बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे वह अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कोशिश कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद की पोशाक कैसी है, तो उसकी पोशाक कैसी है, बहुत ही साधारण पोशाक है। ठीक है, प्रेमचंद का चेहरा भरा पूरा है, तो किससे, घनी मूछों से। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार जूते के बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल आ जाती है जब जूतों का बेफिक्री से उपयोग किया जाए, तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रेमचंद के जूते पर लेखक की दृष्टि के अटक जाने के क्या कारण हैं, तो फटे जूते से अंगूठा बाहर निकलना। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की पोशाक प्रत्येक स्थल पर कैसी है, एक जैसी रहती है। ठीक है, यानी इसमें क्या बताया हुआ है कि जो प्रेमचंद जी हैं उसका व्यक्तित्व वो एक ही तरह का है, वो जो है बदलता नहीं है। प्रश्न 8 है क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। क है मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका को कविता सुनाने पर क्या पुरस्कार मिला था, तो उसको क्या मिला था, चांदी का कटोरा उसको मिला था। दो बैलों की कथा पाठ में छोटी लड़की हीरा और मोती की भूख शांत करने के लिए चुपके से क्या खिलाती है, रोटी खिलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो इसमें दिया गया है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ के बन ठन के आने पर कौन नाचते गाते चल रहा है या रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हवा। ख दिया गया है मेघ आए शहर से गांव आने पर किसका स्वागत जोर शोर से किया जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, दामाद का। किसका स्वागत किया जाता है, दामाद का। मेघ के आने पर पेड़ में क्या परिवर्तन आता है, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, गर्दन उचकाकर झांकने लगती हैं। ठीक है, मेघ के आने पर पेड़ में क्या परिवर्तन आता है, गर्दन उचकाकर झांकने लगती हैं। नेक्स्ट देखिए पद्यांश में धूल शब्द प्रयोग में आया है गांव के युवतियों के लिए। धूल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो गांव की युवतियों के लिए किया गया है। मेघ के आने पर गांव के लोगों में डैश का भाव है, तो कैसा भाव है, उत्साह का भाव है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है क्षितिज के पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। कवित्री ललत के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति की क्या पहचान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, वह स्वयं को जानता है। ख दिया गया है कैदी और कोकिला कविता में कोयल की स्वतंत्रता देख कवि को डैश होती है, तो कवि को क्या होती है, ईर्ष्या होती है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो क दिया गया है उस समय के तिब्बत की यात्रा अनेक कठिनाइयों से भरी होती थी, लेखक का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर रहेगा उस समय तिब्बत की यात्रा अत्यंत कठिन थी। वहां का उबड़ खाबड़ रास्ता, हथियारों का लाठी डंडे की तरह प्रयोग, बर्फीली हवाएं, खराब मौसम और ऊंचे पर्वतों से गुजरना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेखक को अपनी यात्रा के दौरान बर्फीले तूफान और भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ा था, जिससे यह यात्रा खतरनाक बन गई थी। नेक्स्ट देखेंगे ख दिया गया है लॉरेंस और सलीम अली के जीवन की उन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनमें आपको समानता नजर आती है। तो दोनों में क्या समानता थी, लॉरेंस और सलीम अली,
तो दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे, दोनों ही व्यक्तित्व में प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम था। अनुसंधान और संरक्षण दोनों ने जीव जंतुओं के अध्ययन और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कई बार हास्यास्पद कार्य भी करने लग जाते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से उदाहरण देकर समझाइए। तो लोग जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में उल्लेख है कि लोग अपने समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए महंगे सामान खरीदते हैं, चाहे उसकी कोई आवश्यकता न हो। एक उदाहरण में लेखक ने बताया है कि कुछ लोग बड़े महंगे फोन या वस्त्र सिर्फ दिखावे के लिए खरीदते हैं, जबकि उनके पास वस्तु का उपयोग करने का ज्ञान या आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मौलवी की व्यवस्था होने के बावजूद लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो आंसर क्या रहेगा? मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार मौलवी की व्यवस्था के बावजूद लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई, क्योंकि उन्हें पाठ्यक्रम उबाऊ लगता था। साथ ही उनके आसपास का वातावरण पढ़ाई के अनुकूल नहीं था, जिसकी वजह से उसकी रुचि समाप्त हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। देखिए, क दिया गया है, आपके विचार से कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से न करके आंधी से क्यों की होगी? तो आंसर क्या रहेगा? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से इसलिए की क्योंकि जैसे आंधी आने पर सब कुछ बदल जाता है, वैसे ही सच्चे ज्ञान के आने पर व्यक्ति के मन और जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। अगला क्वेश्चन, पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली किन्हीं 2 यातनाओं का उल्लेख कीजिए जिनका वर्णन कैदी और कोकिला कविता में मिलता है। तो आंसर रहेगा, कैदियों को अंधेरी और गंदी कोठरियों में रखा जाता था, उन्हें भोजन की कमी और शारीरिक श्रम से अत्यधिक कष्ट दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, ग्रामश्री कविता में वर्णित गांव प्रत्येक व्यक्ति के मन को आकर्षित कर लेता है, कैसे? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो ग्रामश्री कविता में जो है कैसे वो व्यक्ति के मन को आकर्षित कर लेता है? इस कविता में गांव की हरियाली, शांत वातावरण और स्वच्छंद जीवन का वर्णन किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के मन को आकर्षित कर सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के काम पर जाने से देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? विचार करते हुए लिखिए। तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बच्चे जो है काम पर जाएंगे? तो बच्चों के काम के जाने से शिक्षा का विकास रुक जाता है। इससे देश का भविष्य का निर्माण में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि अशिक्षित समाज जो है देश की प्रगति में कोई योगदान नहीं दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखने हैं। इसमें देखिए, क दिया गया है, उमा का व्यक्तित्व समाज के लिए एक आदर्श कहा जा सकता है अथवा नहीं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो उमा का व्यक्तित्व जो हो समाज के लिए एक आदर्श है या नहीं? तो बिल्कुल है, उमा का व्यक्तित्व समाज के लिए आदर्श कहा जा सकता है, क्योंकि उसने हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण का परिचय दिया। अपने परिवार के लिए उसकी निष्ठा और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करना उसे प्रेरणा स्रोत बनाता है। ठीक है, उमा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाली एक नारी के रूप में सामने आती है, जो न केवल अपने परिवार के प्रति समर्पित है, बल्कि दूसरों के लिए आदर्श भी प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखिका की बहन रेणुका भारी बारिश के बावजूद अकेली पैदल स्कूल आना उनके व्यक्तित्व के किस विशेषता की ओर इशारा करता है? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर विचार करते हुए ये आपको लिखना है। तो इसमें देखिए आंसर क्या रहेगा? रेणुका भारी बारिश के बावजूद अकेले पैदल स्कूल आना उनके व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह घटना यह भी संकेत करती है कि वे विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने वाली जुझारू प्रवृत्ति की हैं। शिक्षा के प्रति उनका यह समर्पण अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद हो जाने के बाद भी पान की दुकान पर ग्राहकों की संख्या क्यों बढ़ गई थी? इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? दुकानें बाकी सब बंद हो जाती है, लेकिन पान की दुकान क्यों जो है खुली थी। इस जल प्रलय में पाठ के अनुसार भारी बारिश के कारण अन्य सभी दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन पान की दुकान खुली थी।
इस स्थिति में लोग वहां न केवल पान खरीदते बल्कि समय बिताने और बारिश से बचने के लिए भी एकत्रित हो गए थे। पान की दुकान एक सामूहिक स्थल के रूप में कार्य करने लगी जहां लोग बातचीत कर समय बिताने लगे। नेक्स्ट देखिए, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें आप खेलों का महत्व, अनुशासन और मेट्रो की यात्रा का अनुभव, ये सब आपको दिया गया है, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरी मेट्रो की यात्रा का अनुभव, इस पे हम जो है लिख लें। तो देखिए, मेट्रो की यात्रा आज के शहरी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। यह न केवल तेज और सुविधाजनक परिवहन साधन है बल्कि यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित जो है सफ़र प्रदान करती है। मेरे लिए मेट्रो की यात्रा का अनुभव बहुत रोचक और यादगार रहा। जब मैंने मेट्रो स्टेशन पर कदम रखा तो वहाँ की साफ सफाई और सुव्यवस्थित माहौल ने मुझे बहुत प्रभावित किया। स्टेशन पर टिकट काउंटर के अलावा स्वचालित टोकन मशीनें भी थी जिनसे टिकट लेना बहुत ही आसान हो गया। सुरक्षा जांच के बाद पेट्रोलियम प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ठीक है, तो वहाँ बड़ी संख्या में यात्री इंतजार कर रहे थे। हर कोई अपने गंतव्य की ओर जल्दी पहुंचने की चाह में था। मेट्रो के आगमन की सूचना जैसे ही मिली लोग सावधानी पूर्वक कतार यानी लाइन में लग गए। ट्रेन आई और दरवाजे स्वचालित रूप से खुले। अंदर का वातावरण शांति और अनुशासन से भरा था। सीटें आरामदायक थी और खड़े होने वालों के लिए भी पर्याप्त जगह थी। जो खिड़की से बाहर का दृश्य भले सीमित था लेकिन यात्रियों के बीच संवाद और मोबाइल स्क्रीन ने सभी को व्यस्त रखा। सफर के दौरान स्टेशन के नाम पर स्वचालित उद्घोषणा से बताए जा रहे थे जिससे किसी नए यात्री को भी कोई कठिनाई नहीं हुई। मेरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले स्टेशन पर बने एक छोटे से भोजनालय में रुका जहां ताज़ा नाश्ता और पेयजल उपलब्ध था। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर लगभग जो है 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो इसमें हम पत्र लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक साइकिल है जो चोरी हो गई है और आपका नाम कविता या कबीर है। शिकायत करते हुए क्षेत्र के थाना प्रभारी, स्टेशन और हाउस ऑफिसर को पत्र लिखना है। तो आंसर क्या रहेगा, देखिए आप किस तरह से लिखेंगे। चोरी की शिकायत हेतु पत्र, सेवा में थाना प्रभारी, थाने का नाम लिख देंगे और दिनांक जिसको भी आपको लिखना है। विषय रहेगा इलेक्ट्रिक साइकिल चोरी की शिकायत। महोदय, सादर निवेदन है कि मैं कविता कबीर का निवासी हूँ। ठीक है, पता जो है आप लिख देंगे कहाँ से है। दिनांक जो भी तारीख है को मेरी इलेक्ट्रिक साइकिल, रंग व मॉडल अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि लाल रंग की है, ये मॉडल है, घर के नीचे खड़ी थी जिससे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। मैंने कई बार आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कृपया इस घटना की शिकायत दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई करें और मेरी साइकिल की चोरी को शीघ्र ही बरामद करने का कष्ट करें। आपकी आभारी रहूँगा। ठीक है, आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। तो ये जो है आप लिख देंगे भवदीय जो है कबीर। क्लियर। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। आपका मित्र राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रथम आया है या आई है तो उसे बधाई देते हुए आपको एक पत्र और लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, परिश्रम करने से कठिन कार्य पूरे किए जा सकते हैं। उपयुक्त विषय पर 100 शब्दों में एक लघु कथा जो है वो आपको लिखनी है। अथवा में दिया गया है आपका नाम आबिदा या आरिफ है, आपके कक्षा विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर रीढ़ की हड्डी नामक नाटक प्रस्तुत करना चाहती हैं। प्राचार्य से अनुमति लेने हेतु 100 शब्दों में एक ईमेल आपको लिखनी है। इसमें तो आप ईमेल लिख सकते हो, इसमें आप लघु कथा लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से करेंगे। लघु कथा है, इसमें परिश्रम का महत्व है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी जमीन बंजर थी और वह लोग उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फिर कभी निराश नहीं हुआ। उसने अच्छी बीज बोई, पानी की सही व्यवस्था की और हर दिन मिट्टी को खाद दी। समय बीतने के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाई। जो है एक दिन उसका खेत हरा भरा और लहलाता हुआ दिखाई दिया। गांव वाले चौंक गए क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि बंजर जमीन से इतना अच्छा उत्पादन हो सकता है। इस लघु कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत करें तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। अर्जुन की मेहनत ने यह सिद्ध कर दिया कि परिश्रम के आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके विद्यालय में
आयोजित पुस्तक मेले में के बारे में चर्चा करते हुए दो विद्यार्थियों के बीच 80 शब्दों का एक संवाद जो है वो आपको लिखना है। तो संवाद लिखना है। तो रीना, क्या तुमने विद्यालय के पुस्तक मेले का दौरा किया? सीमा, हाँ, मैंने वहाँ कई तरह की किताबें देखी, कुछ किताबें तो सचमुच बहुत दिलचस्प थी। रीना, मुझे भी वही विज्ञान और गणित की किताबें बहुत अच्छी लगी। सीमा कहती है, और मुझे तो कहानी और आत्मकथा की किताबें ज़्यादा पसंद आई, वहाँ का माहौल बहुत ही ज्ञानवर्धक था। रीना कहती है, हाँ, वहाँ पर विभिन्न विषयों की पुस्तकें थीं और हर उम्र के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ था। सीमा, बिल्कुल, और सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि किताबों की कीमत भी बहुत अधिक उचित थी। मैं तो वहाँ से कुछ किताबें लेकर आई। रीना, वही पुस्तक मेले में जाना हमेशा लाभकारी होता है। ठीक है, हम न केवल पढ़ने के लिए अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, बल्कि नया ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से आप इसमें लिख देंगे, आप सुखविंदर और हरप्रीत हैं। आपके विद्यालय में क्रिकेट टीम के दूसरे विद्यालय की क्रिकेट टीम के साथ मैच आयोजित होना है। विद्यालय के छात्रों को इसकी सूचना देते हुए 80 शब्दों में आपको एक सूचना तैयार करनी है। तो सूचना कैसे तैयार करेंगे? ठीक है, सूचना दिनांक, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की क्रिकेट टीम का मैच के साथ जो है स्थान जहाँ पे भी है पर या तारीख इसमें लिख देंगे, को आयोजित किया गया है। फिर 22 मैच में भाग लेने के लिए सभी छात्र समय पर उपस्थित रहें। यह मैच सुबह जो है, जो भी टाइम है वो भर दें इसमें, और शुरू होगा। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी टीम का उत्साहपूर्वक समर्थन दें। धन्यवाद। सुखविंदर, हरप्रीत, विद्यालय का जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।